हेलो दोस्तों, दिस इज मी समर्थ से। देखो, आज की वीडियो होने वाली है थर्मोडायनेमिक्स पे। हर बार की तरह देखो, कॉन्सेप्ट तो देखेंगे ही, और नीट के लास्ट के 20 सालों के जितने भी क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स पे, वो भी हम बेहतरीन तरह से देखेंगे। तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करें। हाँ तो दोस्तों, यार अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो यार, हम जो भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं उनके आपको शॉर्ट नोट चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ यार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हाँ तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। स्टार्ट करते हैं सब थर्मोडायनेमिक्स को। देखो ये सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। देखो सिस्टम क्या होता है, जिसपे हम अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो है सब सिस्टम। और इसके अलावा जो भी बचा वो है सराउंडिंग, और इन दोनों को मिला के हमने बोल दिया यूनिवर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या समझा, सिस्टम क्या है। देखो सिस्टम क्या है, जिसपे अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो है सब सिस्टम। इसके अलावा जो भी बचा वो हो गया सराउंडिंग, और दोनों को मिला के हमने बोल दिया यूनिवर्स। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखो तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो देखो ओपन सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, डेट कैन एक्सचेंज बोथ मेटर एंड एनर्जी। यहाँ क्या होगा, मेटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यार एक गैस है जिसमें पानी बॉयल हो रहा है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, हीट की देखो हीट है, उसका भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का भी। और वाटर है, वो भी क्या स्टीम की फॉर्म में बाहर जा रहा है, यानी मेटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। एक बार आप इस देखो, ओपन सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सॉरी स्टोव या कह दो गैस है, उस पर क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, स्टीम के फॉर्म में वाटर भी बाहर निकल रहा है और हीट भी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया ओपन सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि देखो मीटर भी एक्सचेंज हो रहा है ना, वाटर बाहर जा रहा है, और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लोज सिस्टम की। देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है, जहां डेट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मीटर। केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन मीटर का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे हम बात करें प्रेशर कुकर की। ठीक है, वो प्रेशर कुकर में हीट या कहे तो एनर्जी जो है वो तो एक्सचेंज होती है, लेकिन मेटर का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमने ओपन सिस्टम में बात किया था। ठीक है, एक पोर्ट जिसमें यार पानी गर्म हो रहा है, वहाँ क्या है यार, देखो खुला हुआ है, तो देखो वहाँ क्या है, स्टीम की फॉर्म में। ठीक है, मीटर है, उसका भी एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कुकर में ये नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर कुकर कुकर में केवल और केवल एक्सचेंज होगा एनर्जी का, ना कि मेटर का। अब हम लास्ट बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या होगा, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होगा और ना ही मेटर का एक्सचेंज होगा। कैसा, देखो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, डेट कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी और मेटर। न तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, न ही मीटर का। ठीक है, से हम बात करें थर्मस बोतल की। देखो थर्मस बोतल में आइडियली न तो मीटर का एक्सचेंज होना चाहिए, न ही एनर्जी का। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या होगा, थर्मस बोतल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार फंक्शंस ऑफ सिस्टम की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी तक पढ़ा वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए कभी। ठीक है, ये जो पढ़ने वाले यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सिस्टम। ठीक है, दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। ठीक है, देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है, देखो जो स्टेट फंक्शन है डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। क्या, स्टेट सिस्टम सॉरी स्टेट फंक्शन है, वो केवल और केवल डिपेंड करेंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, उनके पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, और पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये डिपेंड करेंगे पाथ पे, है ना। क्या देखो, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ पाथ पे भी डिपेंड करेंगे, जबकि स्टेट फंक्शन केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। और देखो पाथ फंक्शन है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम्पल है वर्क और हीट। ठीक है, बाकी यार स्टेट फंक्शन की तरह लगभग सभी है ना, प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब स्टेट फंक्शन के। पाथ फंक्शन की क्या है, वर्क एंड क्या, हीट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसको आप याद भी रख सकते हो। ट्रिक है, प्रिंस वॉन्ट क्वीन। देखो पी से हो गया पाथ फंक्शन, डब्ल्यू यहाँ आता है, इसका मतलब वर्क, और क्यू से हीट।
ठीक है, तो यार इस तरह से याद रख सकते हो, प्रिंस व्हाट क्वीन। ठीक है, जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं यार, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को। एक शानदार एग्जांपल है, जैसे सोचो यार, एक कप ऑफ टी है, वो 60 डिग्री सेल्सियस पे बनती है। ठीक है, 60 डिग्री टेम्परेचर है, इस 60 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, ये है स्टेट फंक्शन। ठीक है, टेम्परेचर इसके पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस होगी तो चाय बनेगी। ठीक है, लेकिन लेकिन अब सुनना, देखो चाय बनानी है तो हीट तो देनी पड़ेगी। अब यार हीट हम स्टोव से दे रहे हैं, माइक्रोवेव से दे रहे हैं, या फिर सोलर कुकर से दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यार, इन तीनों में क्या है, हीट सप्लाई अलग अलग होगी। ठीक है, इनमें क्या है, हीट सप्लाई अलग अलग होगी। ठीक है, वो हीट है, इसके पाथ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से यार एग्जांपल है बेहतरीन, है ना। टेम्परेचर क्या हुआ, इस तरह से स्टेट फंक्शन, और हीट सप्लाई हुआ पाथ फंक्शन। एक बार देखो वापस, हमने क्या किया, देखो चाय बनानी थी। ठीक है, चाय बनाने के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए मान लो 60 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर है, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि पाथ क्या है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि यार चाय बनानी है तो 60 डिग्री सेल्सियस पे बनेगी साहब। लेकिन अब हम जो इसको हीट दे रहे हैं, वो उसके पाथ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, हम माइक्रोवेव से दे रहे हैं हीट, गैस से दे रहे हैं, स्टोव से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ठीक है, ये इस हीट है, इस पाथ पे डिपेंड कर रही है, मतलब इसके पाथ पे डिपेंड कर रही है। तो हीट क्या है, इस तरह से पाथ फंक्शन। ठीक है जी। अब देखो यार, एक क्वेश्चन था एपीएमटी 2008 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन। यानी स्टेट फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। और पाथ फंक्शन के लिए कृति प्रिंस वांट क्या क्वीन, प्रिंस क्या चाहेगा, क्वीन ही चाहेगा, तो पी से पाथ फंक्शन, वर्क और क्वीन, तो वर्क और क्यों। ठीक है, वर्क और क्यों यानी हीट, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं पाथ फंक्शन के। तो देखो यार डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं जी प्रॉपर्टीज की। देखो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एडिटिव इन नेचर होती है, यानी जिसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, और ये डिपेंड करेगी साइज और मास पे। जैसे हम बात करें यार, कोई मास, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो कैसे, जैसे हम बात करें मास की, कोई चीज है जिसका वजन है 5 किलो, हमने एक और 5 किलो की चीज जोड़ दी तो इसका वजन क्या हो गया, 5 + 5 10, यानी इनको ऐड किया जा सकता है। या कहते हो देखो यार, कोई चीज 5 किलो की है, हमने इसको आधा कर दिया तो कितने किलो की रहेगी, 2.5 किलो की। तो एडिटिव हो रही होती है नेचर के, और साइज और मास पर डिपेंड करती है। इस तरह से वॉल्यूम है, किसी पोर्ट में 10 लीटर पानी भरा है, हमने 5 और डाल दिया तो 10 + 5 ऐड कर सकते, 15 हो गया। ठीक है, इस तरह से एनर्जी, एंट्रोपी, एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो यार वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है, 10 लीटर वाटर है। ठीक है, तो देखो हमको मान लो यार 100 थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसमें और ऐड कर दें वाटर, तो क्या हम अब जो हम थर्मल एनर्जी दे रहे हैं वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। मान लो 20 लीटर है तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एनर्जी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस तरह से एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक बार वापस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जरूर याद रखना, एडिटिव इन नेचर होती है और साइज और मास पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंटेंसिव इसकी उल्टी हो जाएगी। इंटेंसिव क्या होगी, नॉन एडिटिव इन नेचर होगी। ठीक है, जिसको ऐड नहीं किया जा सकता और वो डिपेंड नहीं करेगी साइज और मास पे। इंटेंसिव इसकी उल्टी हो जाएगी। देखो क्या, देखो इंटेंसिव क्या होती है, नॉन एडिटिव इन नेचर होती है और डिपेंड नहीं करेगी साइज और मास पे। अब इसको भी हम समझते हैं। देखो कोई जैसे हम बात करें टेम्परेचर की, देखो कोई चीज़ है ना, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम हाफ भी कर दें तो भी यार इसी चीज़ का टेम्परेचर होगा 100 ही रहेगा। ठीक है, ये साइज और मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे हम डेंसिटी की बात करें, कोई वुड है, कोई लकड़ी का गत्ता है, या कोई भी चीज़ है, उसकी डेंसिटी मान लो 5 है। खैर 5 छोड़ो, जैसे इसकी डेंसिटी मान लेते 1 है। ठीक है, अब इसको हाफ कर दें, ठीक है, इसका छोटा सा टुकड़ा निकाल लें, तो देखो इसकी भी तो बनी होगी ना, डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तरह से प्रेशर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सब भी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और एक और चीज़ याद रखना यार, किसी भी चीज़ के आगे स्पेसिफिक लग जाए तो भी ये इंटेंसिव होती है। जैसे हम बात करें स्पेसिफिक एनर्जी, देखो एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है, लेकिन
स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी बाय मास। ठीक है, अब देखो, अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं पर यूनिट मास में, इसलिए स्पेसिफिक एनर्जी है वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इस तरह से स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जहां भी आगे स्पेसिफिक लग गया वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, तो देखो यार, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव बराबर इंटेंसिव होती है। जैसे हम बात करें, है ना, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम करें तो ये क्या आता है, डेंसिटी आता है, जो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से यार इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वर्क का। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वर्क का। देखो, वर्क बराबर क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, देखो यार, इसी फॉर्मूले से लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, देखो, वर्क बराबर क्या होता है, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। देखो, पी का मतलब है प्रेशर और डेल्टा वी का मतलब है वॉल्यूम में चेंज, यानी V2 माइनस V1। ठीक है, तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक बार आप इस देखो, वर्क बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब देखो एक और बात, अगर सिस्टम पे काम किया जाए तो वर्क होगा पॉजिटिव, और सिस्टर अगर सिस्टम खुद काम करे तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव। यहाँ फिजिक्स से उल्टा हो गया है ना, ध्यान रखना। देखो एक बार वापिस, क्या, देखो, वर्क अगर सिस्टम पे किया जाए तो वर्क हो जाएगा पॉजिटिव, और सिस्टम अगर काम करे तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यानी वर्क बाय द सिस्टम होगा नेगेटिव, वर्क ऑन द सिस्टम होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अब देखो, हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, प्रेशर दे रखा है 2 बार। ठीक है, प्रेशर दे रखा है 2 बार, और वॉल्यूम में चेंज आप देखो तो देखो, 0.1 लीटर से वॉल्यूम पहुंच रहा है 0.25 लीटर तक। ठीक है, तो फॉर्मूला है आसान सा। देखो, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क पूछा है तो वर्क बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, प्रेशर कितना है, देखो प्रेशर है 2 बार। प्रेशर कितना है जी, 2 बार प्रेशर है, तो 2 इंटू डेल्टा वी यानी V2 माइनस V1। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज, तो देखो कितना पहुंच गया वॉल्यूम, 0.25 लीटर। कहाँ से, 0.1 लीटर से। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया लगभग, देखो -2, देखो माइनस है ना, तो -2 इंटू 0.15। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा -0.3। अब देखो, इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो प्रेशर है बार में और वॉल्यूम है लीटर में, यानी लीटर बार, 0.3 लीटर बार। देखो यहाँ क्या आया, ठीक है, वर्क निकल के क्या आया, -0.3 लीटर बार। देखो बार लीटर बार क्यों आया, देखो वॉल्यूम था लीटर में और यहाँ प्रेशर था बार में, तो लीटर बार। अब देखो, हमको आंसर चाहिए जूल में, तो देखो क्या दे रखा है हमको, 1 लीटर बार बराबर होता है 100 जूल के। ठीक है, 1 लीटर बार होता है 100 जूल के, तो देखो हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 इंटू 100। देखो 1 लीटर बार किसके बराबर है, 100 जूल के, तो इंटू 100। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा जूल में -30 जूल। आंसर हो जाएगा -30 जूल। ठीक है जी, अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है नीट ओडिशा 2019 का। यहाँ पे वर्क पूछा है, प्रेशर दे रखा है और वॉल्यूम में चेंज दे रखा है। ठीक है, तो देखो वर्क हम निकालते हैं। देखो प्रेशर कितना है, 10⁵ और वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है जी, ठीक है, वॉल्यूम हो रही है 10⁻³ से 10⁻²। ठीक है, तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा डेल्टा वी, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो प्रेशर कितना है जी, माइनस, ठीक है, माइनस आएगा 10⁵ ठीक है, 10⁵ V2 माइनस V1। ठीक हो, फाइनल वॉल्यूम क्या हुई, 10⁻² माइनस 10⁻3। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ आ जाएगा 10⁻² में से 10⁻³ गया तो 0.009 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10⁵ से तो आ जाएगा 900 जूल। ठीक है, माइनस है तो -900 जूल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, AIPMT 2004 में। प्रेशर दे रखा है ना, प्रेशर दे रखा है, देखो प्रेशर है 3 ATM, यहाँ ध्यान रखना ATM है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पूछ रहा है जी। ठीक है,
4 से 6 तक, 4 से 6 तक डी एम क्यूब। ठीक है, देखो 1 डी एम क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के, तो ये कह दो 4 लीटर से 6 लीटर बोल रहा है। ठीक है, ये तो देखो प्रेशर है 3 एटीएम और वॉल्यूम हो रहा है 4 लीटर से 6 लीटर तक। ठीक है जी, फिर इसमें कुछ है नहीं है, वर्क बराबर हो जाएगा देखो माइनस प्रेशर कितना है जी 3 एटीएम और वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल है 3 माइनस 4। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 यानी -6। लेकिन यहाँ क्या है, इसकी यूनिट लीटर एटीएम। ठीक है, वॉल्यूम है लीटर में, ठीक है, प्रेशर है एटीएम में। ठीक है, तो यार -6 लीटर एटीएम, यहाँ वॉल्यूम है -6 लीटर एटीएम। ठीक है, देखो एक बार वापस, देखो वर्क बराबर होता है -P इंटू डेल्टा वी। प्रेशर कितना है जी, प्रेशर है 3 एटीएम और देखो वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है 2 का। ठीक है, तो देखो यहाँ आंसर आ गया 6 लीटर एटीएम। और देखो यार 1 लीटर एटीएम, देखो आंसर है जूल में, तो हमको जूल में कन्वर्ट करना है इसे। तो देखो यार 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101 जूल के। ठीक है, 1 लीटर एटीएम बराबर होता है 101 जूल के। तो देखो 6 लीटर एटीएम को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 6 और 1 लीटर एटीएम बराबर हो जाएगा 101 जूल के, तो 6 इंटू 101। ठीक है, अब देखो आंसर क्या जाएगा 6 लगभग ना जूल। तो देखो यार लगभग बी है ना, माइनस में आएगा, देखो माइनस तो आगे है ना, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2022 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। देखो हमको पीवी कर्व दे रखे हैं सब और हमको पूछा है मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा। ठीक है, तो देखो यार वर्क बराबर होता है वर्क डन बराबर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यानी अगर हम यार P और V का ग्राफ बनाएं तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमको क्या देगा, वर्क डन देगा। और जिसका एरिया जिसका एरिया अंडर द कर्व सबसे ज़्यादा, उसी का वर्क डन भी ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान रखना। एक और वापिस देखो, वर्क बराबर होता है P इंटू वी, है ना, यानी हम प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो इसका एरिया अंडर द कर्व है वो बराबर होगा वर्क डन के। ठीक है, हम देखते हैं एरिया अंडर द कर्व सबसे ज़्यादा किस में। तो देखो यार ये हम देखें पहला ऑप्शन में, तो एरिया अंडर द कर्व कितना है, देखो ये पूरा एरिया अंडर द कर्व ये है, तो ये बराबर हो जाएगा वर्क डन के। यहाँ आप देखो तो सीधी की सीधी लाइन है। ठीक है, यानी यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो देखो कुछ आया ही नहीं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, यहाँ देखो ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, और यहाँ ये साइक्लिक प्रोसेस है तो यहाँ इतना हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व है फर्स्ट में। ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो यार एक बार हम वापस बात कर लेते हैं। देखो यार कभी भी वर्क डन पूछा हो, ठीक है, और पी और वी ग्राफ दे रखा हो, तो एरिया अंडर द कर्व जिसका ज़्यादा उसी का वर्क डन भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो यार फर्स्ट में एरिया अंडर द कर्व सबसे ज़्यादा था, इसमें कम था, इसमें तो 0 ही हो गया और इधर भी कम था, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन की बात अगर हम करें रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, कब, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर वर्क डन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर -2.303 एन क्या है मोल, RT log V2/V1। ठीक है, और अगर प्रेशर की टर्म में बात करें तो देखो यही है सेम टू सेम, लोग P1/P2 हो जाएगा यहाँ, P1/P2। तो ये फॉर्मूले जरूर याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार आप क्या, अगर वर्क डन की बात की जाए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा -2.303 NRT लोग V2/V1। या प्रेशर की फॉर्म में बात की जाए तो -2.303 NRT लोग P1/P2। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार इसी साल क्वेश्चन आया था, नीट 2024 का क्वेश्चन है जी। देखो देखो क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हमको दिख गई, तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है पता होगा आपको, है ना। ठीक है, तो देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखी है, मोल 1 दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और हो क्या रहा है, प्रेशर है 20 से हो गया 10। ठीक है, तो देखो यार फॉर्मूला लगाओ। देखो वर्क बराबर होता है, अभी अभी हमने देखा, -2.303। ठीक है, NRT लोग
है ना। देखो प्रेशर की फॉर्म में बात करेंगे तो P1/P2। अब देखो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। देखो एन क्या है, मोल है 1, ठीक है, आर है 2, ठीक है, कैल्विन की बात करें तो 2 हो जाएगा। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर हमको कैल्विन में लेना है तो 298 हो जाएगा, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस है ना, इस सेल्सियस में कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 हो जाएगा। लोग P1/P2, देखो P1 है 20, P2 है 10, ठीक है। P1 की जगह आ जाएगा 20, P2 की जगह आ जाएगा 10, ठीक है। फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो n की जगह आ गया 1, ठीक है, r का वैल्यू 2 होगी, t की वैल्यू होगी 298, है ना। लोग देखो P1/P2 करना था तो P1 है 20, P2 है 10, ठीक है, तो ये कट जाएगा, log 2 रह जाएगा, ठीक है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। फिर इसको हम मोटा मोटा सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो 2.3 इंटू 2 तो 4.3, ठीक है। ये लगभग लगभग 300 मान लेते हैं हम, ठीक है। और log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। तो देखो यार एक जीरो से ये गया, है ना, तो ये 90 हो गया। 30 इंटू 3 करेंगे तो 90, इंटू 4 करोगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 4.3 करोगे तो लगभग 360 से ऊपर आ रहा है, लगभग 413 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, नीट 2022 अब्रोड में जो हुआ था, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, मोल की वैल्यू 1 है, टेम्परेचर भी लगभग उतना ही है 300 कैल्विन, ठीक है। प्रेशर में अंतर है, देखो प्रेशर 5 से 1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ ये देखो हमको वहाँ कैल्विन में बात कर रहे थे, हम जूल में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आर की वैल्यू कैल्विन में होती है 2 और जूल में हो जाती है 8.3, ठीक है। तो बाकी कुछ भी नहीं है, देखो यार फॉर्मूला यही लगाना है। एन की वैल्यू 1 है, आर की हो जाएगी 8.3, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दे रखी थी, ठीक है। टी है, दे ही रखा है 300 कैल्विन। लोग P1/P2, P1 है 5 डिवाइड बाई 1 तो 5 हो जाएगा। 5 लोग 5 की वैल्यू भी हमको दे रखी थी क्वेश्चन में 0.70। बस यार कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर ये आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देखो जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो बेस है एनर्जी कंजर्वेशन पे। देखो ये कहता है कि जो एनर्जी है न तो क्रिएट की जा सकती नहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती है, लेकिन हाँ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर जरूर हो सकती है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेस है एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी न तो बनाई जा सकती है नहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती है, हाँ, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेल्टा यू जो है इंटरनल इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू प्लस डब्लू, ठीक है। डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्लू। क्यू क्या है, हीट है, और डब्लू क्या है, वर्क डन, ठीक है। अब देखो जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के, यानी चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। देखो यार एक बार वापस देखो फॉर्मूला क्या है, इंटरनल एनर्जी बराबर क्यू प्लस डब्लू। ये जरूर याद रखना, बहुत काम आएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, जिसको हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। ये भी याद रखना ना, बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। देखो यहाँ क्या होगा, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा यानी डेल्टा टी बराबर 0। टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गया यानी डेल्टा टी बराबर 0। और देखो डेल्टा यू है यानी इंटरनल एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के। यही 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी 0 होगी। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया तो क्यू बराबर माइनस वर्क डन के हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ हम देखें, देखो पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, ये पता होगा ही आपको, पीवी बराबर एनआरटी, ठीक है। देखो यहाँ क्या, देखो एन तो कांस्टेंट ही होगा, आर कांस्टेंट होता ही है, देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा तो पी वी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। देखो एन कांस्टेंट होता ही है, आर तो कांस्टेंट है ही, और टी हमने यहाँ क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर है उसको भी कांस्टेंट कर दिया, यानी पी बराबर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है, यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तब क्या है, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी, या कह तो वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा,
ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाए पी और वी के बीच का तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार देखो पी और वी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो यार एक और बात, जहाँ से क्वेश्चन आया था नीट 2023 में। अगर अगर यार हम ग्राफ बनाए बॉयल्स लो यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में पी और 1/v का, पी और 1/v का, तो देखो पी और 1/v है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, पी और 1/v तो यार एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। पी और वी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो देखो यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो एक बार वापिस अगर हम पी और वी का ग्राफ बनाएं तो देखो पी और वी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ ये आ गया। ठीक है, यानी हाइपरबोला आया। लेकिन अगर हम ग्राफ बनाते हैं पी और 1/v का, ठीक है, तो देखो पी तो 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो ग्राफ आएगा पी और 1/v का वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन था नीट 2023 का। ठीक है, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा था बॉयल्स लॉ का यानी आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो देखो यार फर्स्ट आंसर हो जाएगा पी और 1/v है, इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यार, बात कर लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। ठीक है, आइसोकोरिक कोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाएगा यानी डेल्टा वी बराबर 0। ठीक है, यानी देखो वर्ग टन बराबर क्या होता है, माइनस पी वी इंटू डेल्टा वी। अब यही 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगी क्यू के। ठीक है, देखो एक सेकेंड, देखो जो इंटरनल एनर्जी है यहाँ डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्लू के, तो डब्लू तो 0 हो गया तो डेल्टा क्यू है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डेल्टा यू है वो बराबर हो जाएगा क्यू के। ठीक है, एक बार वापिस देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम है वो कांस्टेंट हो जाएगी यानी डेल्टा वी है वो 0 हो जाएगा, यानी देखो वर्क डन 0 हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्यू के। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं चार्ल्स लो या आइसोबारिक प्रोसेस की, चार्ल्स लो या आइसोबैरिक प्रोसेस की। तो यहाँ क्या होता है, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो देखो P बराबर एन आर टी। ठीक है, ये देखो ये कांस्टेंट हो गया तो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होगा, प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब आगे हम देखें तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है पीवी की पावर गामा है वो कांस्टेंट होता है। ये यार ये जो रिलेशन है ये फिजिक्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो स्लोप की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसकी स्लोप ज़्यादा होती है आइसोथर्मल की कंपेयर में। ठीक है, अब देखो यार जो गामा है इसका एक रिलेशन होता है। ठीक है, देखो गामा बराबर होता है CP/CV। अच्छा यार CP और CV क्या है, देखो CP है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यार हीट कैपेसिटी क्या होता है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हीट कैपेसिटी क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना, हीट कैपेसिटी क्या है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमको हीट की जरूरत है वो ये हीट कैपेसिटी। ठीक है, देखो C बराबर क्या हो जाएगा Q/डेल्टा टी। क्या, देखो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमको हीट की रिक्वायरमेंट है वही होती है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो यार ये रिलेशन है गामा बराबर CP/CV, ये जरूर याद रखना। और देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन भी आ रखा है, क्या CP-CV बराबर होता है R के। ठीक है, और CP और CV क्या है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे, CV है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो देखो यार CP-CV बराबर हो गया R के और गामा बराबर CP/CV। ठीक है, इन्हें बहुत ही डिटेल में आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि यार नीट 2021 में डायरेक्टली पूछ लिया गया था। तो देखो CP-CV है उसका R के साथ क्या रिलेशन होता है, तो CP-CV बराबर R होता है। ठीक है, तो ये आ गया B। सर ये तो पता है ना आपको R क्या है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी हम वैल्यू देख चुके हैं, देखो R की वैल्यू क्या होती है 8.3 जूल की हम बात करें तो, जूल में अगर बात कर रहे हो तो। ठीक है, और R की केल्विन में होती है 2। ठीक है, अब देखो हम आगे बात करने वाले हैं फ्री एक्सपेंशन की। यार ये इंपॉर्टेंट है और इसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं काफी बार। देखो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, कि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, फ्री है वो, है ना। तो देखो पी एक्सटर्नल यहाँ क्या होता है 0 हो जाता है। एक बार वापिस क्या,
देखो फ्री एक्सपेंशन की बात की जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि यार कोई भी प्रेशर नहीं है बाहर से, यानी जो पी एक्सटर्नल है वो जीरो हो जाएगा, और डब्ल्यू बराबर क्या होता था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो देखो पी एक्सटर्नली जीरो हो गया तो क्या डब्ल्यू भी जीरो हो गया, तो फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू जीरो होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं। देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या है, डब्ल्यू तो जीरो होता ही है, और एडियाबेटिक आ गया तो क्या है, क्यू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार वापस क्या, देखो फ्री एक्सपेंशन की जब भी बात की जाए तो डब्ल्यू तो जीरो हो गया, लेकिन फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन तो एडियाबेटिक है यानी क्यू भी जीरो हो जाएगा, और क्यू जीरो हो गया तो देखो एक सेकेंड, देखो डब्ल्यू भी जीरो क्यू भी जीरो, तो देखो डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। ये भी जीरो तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी है वो भी तो जीरो होगी ना, तो देखो इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो हो जाएगी, यानी डेल्टा यू भी जीरो, और डेल्टा यू डायरेक्टली प्रपोज होता है डेल्टा टी के, यानी डेल्टा यू जीरो तो डेल्टा टी जो टेम्परेचर है वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार वापस, देखो फ्री एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या है, डब्ल्यू जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया, तो डेल्टा यू है वो भी जीरो हो जाएगा, और डेल्टा यू डायरेक्टली प्रपोज होता है डेल्टा टी के, यानी डेल्टा टी के वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू भी जीरो, क्यू जीरो, डेल्टा क्यू जीरो, सॉरी डेल्टा यू जीरो, और डेल्टा टी भी जीरो। ठीक है, देखो क्वेश्चन है नीट 2020 का, करेक्ट ऑप्शन बताना है फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन। तो क्या यू जीरो, क्यू जीरो, डेल्टा यू जीरो, और डेल्टा टी भी जीरो। तो देखो यार सब जीरो है, मतलब आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एक और बिल्कुल सेम क्वेश्चन सीबीएसई एपीएमटी 2011 का, फ्री एक्सपेंशन एडियाबेटिक कंडीशन में। ठीक है, तो वही क्यू जीरो, डेल्टा टी भी जीरो, ठीक है यू जीरो, सॉरी डेल्टा यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर। यार ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल इंसुलेटेड कंटेनर, यानी यार एक तरह से, ठीक है हमने देखो तीन सिस्टम देखे थे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, तो ये एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, जहाँ क्या है हीट है वो एक्सचेंज नहीं हो पा रही है। ठीक है, फिर हमने तीन सिस्टम पढ़े थे, तो ये तीसरा वाला हो गया। देखो वेल इंसुलेटेड कंटेनर यानी क्या है, यह न तो हीट न ही मीटर एक्सचेंज हो पाएगा, यानी जो हीट है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू जीरो हो जाएगी, जरूर याद रखना। ठीक है, और देखो आगे पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर दे रखा है पॉइंट सॉरी 2.5। ठीक है, और वॉल्यूम में चेंज है यार, 2.5 लीटर से कहा जा रहा है 4.5 लीटर तक, तो हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बताना है। तो देखो यार अभी अभी हमने देखा क्या, डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये क्यू है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि वेल इंसुलेटेड कंटेनर है, यानी हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही। ठीक है, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा डब्ल्यू के। ठीक है, डब्ल्यू यानी वर्क डन निकाल लो, वही डेल्टा यू के बराबर है, तो वर्क डन निकालते हैं जी। वर्क डन बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। ठीक है, पी कितना है जी 2.5, ठीक है एटीएम, है ना, इंटू देखो वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है, ये 4.5 था ये 2.5 हो गया, तो चेंज आया 2 का इंटू टूल, है ना, तो आ गया आंसर। देखो ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ लेकिन लीटर एटीएम में आएगा, वही बात लीटर एटीएम में आएगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, जूल में, तो 5 × 101। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हो जाएगा -505 के आसपास होगा। ठीक है, तो आंसर सी। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ, देखो 1 लीटर एटीएम बराबर होता है कितना, 101 जूल के। ठीक है, तो वही हमने किया है, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है जी, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो देखो यार आगे हम बात करने वाले हैं डेल्टा एच यानी एंथैल्पी की। ठीक है, तो देखो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी बराबर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू, ये कभी कभी हम इसको डेल्टा ई से भी डिनोट करते हैं। तो देखो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। देखो टी क्या है यहाँ टेम्परेचर, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, और ये जो एन है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, और जी का मतलब क्या है, जो गैसेस मोलिक्यूल है उसी के नंबर ऑफ मोल है वो हमको कंसिडर करने। ठीक है, और डेल्टा यानी
उसका चेंज, ठीक है। तो देखो यार एक बार वापस क्या, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ठीक है। और देखो एंड एन जी क्या है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। और डेल्टा यानी इसका चेंज हमको कंसिडर करना है। अब देखो अब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो यार एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया था नीट 2023 में, ठीक है। तो हमसे पूछा था एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी है उसका बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। नीट 2023 का क्वेश्चन है तो आंसर हो जाएगा 2। देखो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, तो देखो आंसर बी हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है ए आई पी एम टी 2003 का, ठीक है। हमको क्या पूछा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई है वो किसके बराबर होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई या डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ठीक है। तो देखो यार डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई हो जाएगा बराबर डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। तो देखो आर टी तो वही रहेंगे, ठीक है, वो कि वही दे रखा है। अब देखो डेल्टा एन है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं इस रिएक्शन के लिए, ठीक है जी। तो यार ये है प्रोडक्ट साइड और ये है रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट साइड के मोल हम कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन एन जी यानी गैसेस मॉलिक्यूल है उसी के मोल हमको कंसिडर करने हैं। तो देखो यार प्रोडक्ट साइड पे गैसेस मॉलिक्यूल यही है, ये तो लिक्विड है तो इसको तो छोड़ दो। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड पे मोल हो गए 3, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे देखो ये भी गैसेस मॉलिक्यूल ये भी गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो 5 इसके मोल हो गए, एक इसका हो गया, तो यानी 6। यानी देखो डेल्टा एन बराबर होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो देखो अंतर क्या आया, प्रोडक्ट में है 3, रिएक्टेंट में है 6। तो देखो 3 - 6 करेंगे तो -3 आ जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू हुई -3। एक बार वापस देखो क्या, हमको डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकाली तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो देखो यार ये है प्रोडक्ट साइड ये है रिएक्टेंट साइड, ठीक है। और हमको कंसिडर केवल गैसेस मॉलिक्यूल ही करने। तो देखो ये तो लिक्विड है इसको छोड़ दो, अब गैसेस में इसको कंसिडर करते हैं। देखो प्रोडक्ट साइड मोल है 3, रिएक्टेंट साइड है वो मोल है 6। देखो ये 5 ही है और एक ही यानी 6। अब देखो हमको डेल्टा एन जी बराबर होता है प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, ठीक है। देखो यार प्रोडक्ट के मोल है 3, रिएक्टेंट के मोल है 6 यानी -3, ठीक है। तो देखो डेल्टा का मतलब ही क्या होता है, चेंज। तो चेंज ही हम कंसिडर कर रहे हैं। देखो पहले 6 था 3 हो गया यानी -3 की कमी आएगी, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। देखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर होता है एन जी आर टी के। हाँ तो देखो डेल्टा एन जी है इसकी वैल्यू आएगी -3, ठीक है। आर टी यानी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। देखो एक बार वापस देखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर क्या होता था, माइनस सॉरी एन जी आर टी, ठीक है। अब देखो डेल्टा एन जी है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -3, ठीक है। आर टी की जगह आर टी लिख दो, आंसर आ गया डी, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन ए आई पी एम टी 2006 का, ठीक है। हमको बताना है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई कब होगा। तो देखो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई के, ठीक है। यानी डेल्टा एन जी अगर जीरो हो गया कहीं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब देखो रिएक्शन में आप देखो, ठीक है। रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट साइड है प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। हमके मोल को डिफरेंस हमको देखना है। तो देखो यहाँ हम गैसेस मॉलिक्यूल है, ये सब भी गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक। केवल गैसेस मॉलिक्यूल को ही कंसिडर करना है, सभी गैसेस ही हैं जितने भी है लगभग, है ना। ये सॉलिड है इसको मत मत कंसिडर करना, बाकी सब गैसेस ही। तो देखो पहला देखें हम, तो देखो यार यहाँ 2 मोल है रिएक्टेंट साइड सॉरी प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड भी 2 ही है, यानी डेल्टा एन जी यहाँ जीरो आ गया। ये जीरो यानी देखो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन जी आर टी, यानी जो एन जी आर टी है पूरा जीरो हो गया, यानी डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई के, यानी आंसर तो फर्स्ट दिया जाएगा। बाकी सब भी हम चेक कर लेते हैं। देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू हम देखें तो यहाँ 2 और 1 नहीं 3 है, 3 मोल है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड के यहाँ आप देखो ये सॉलिड है इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो 2 ही मोल है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे यानी चेंज कितने आ गया 1 का। देखो 3 - 2 करेंगे तो 1, तो देखो ये तो जीरो होगा नहीं, ठीक है। डेल्टा एन जी जीरो नहीं आया, ठीक है। यहाँ भी हम देखें तो देखो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 - 1 यानी 1 आ गया यहाँ भी। यहाँ हम देखें तो प्रोडक्ट साइड है 2, यहाँ 3 मोल यानी -1 का चेंज आ गया, तो देखो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं यार, आगे हम बात करने वाले हैं गिब्स एनर्जी की। देखो जो गिब्स एनर्जी है उससे बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, जो हम देखेंगे भी एक एक करके। तो देखो गिब्स एनर्जी की बात कर लेते हैं फटाफट। देखो जो गिब्स एनर्जी है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी से, ठीक है। और देखो जो डेल्टा जी है अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है
तो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, यानी ये जो रिएक्शन है नेचुरली हो जाएगी, हमको बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी बाहर से हमको फोर्स देना पड़ेगा अगर रिएक्शन कंप्लीट करवानी है तो। ठीक है। और अगर देखो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है। तो एक बार वापिस, अगर देखो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। ठीक है। देखो यार, अभी अभी हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2006 में। बहुत ही आसान। देखो हमको ये बताना है चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है डेल्टा जी से रिलेटेड। देखो पहला क्या है, पहले में क्या हो रहा है, डेल्टा जी है ग्रेटर देन जीरो है, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, तो पहला तो गलत हो गया, इसमें स्पॉन्टेनियस दे रखी है। ठीक है। लास्ट वाला देखें तो यहाँ क्या है, डेल्टा जी है लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव है। नेगेटिव है हाँ, तो इस जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ है तो गलत हो गए। अब देखो डेल्टा जी जीरो जीरो दे रखा है बी और सी में। डेल्टा जी जीरो यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो यार देखो आंसर हो गया बी। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे यार जो गिब्स एनर्जी है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। ठीक है। देखो डेल्टा जी यानी गिब्स एनर्जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। टी यानी टेम्परेचर और डेल्टा एस यानी एंट्रोपी। ठीक है। तो देखो यार एक बार वापस देखो, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखो डेल्टा जी नॉट यानी इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें डेल्टा जी की, तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी क्वेश्चन आए हुए देखो क्या, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लोग के इक्विवेलेंट। ठीक है। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2020 के क्वेश्चन की। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डेल्टा जी नोट यानी इक्विलिब्रियम है, उस पर डेल्टा जी की वैल्यू पूछी हमसे। ठीक है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा जी नोट यानी इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस 2.303 आर टी लोग लोग के इक्विवेलेंट। ठीक है। और देखो टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी 300 के इक्विवेलेंट है 2 × 10⁻13। लेकिन देखो यार यहाँ लोग में दे रखी, एलन में दे रखी है वैल्यू। ठीक है। तो देखो यार एलन में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 हट जाएगा, तो माइनस आर टी एलन के इक्विवेलेंट ये बच जाएगा। और देखो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है। यार डेल्टा जी इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, देखो हमको एलन में बतानी है, एलन में दे रखी है, तो देखो 2.303 हट जाएगा, तो माइनस आर टी एलन। ठीक है। के इक्विवेलेंट। ठीक है। देखो आर की वैल्यू होती है 8.3। ठीक है। टी की वैल्यू दे रखी 300, एलन के इक्विवेलेंट की वैल्यू दे रखी 2 × 10⁻13। बस यार आंसर आ गया। ठीक है। डी आंसर हो गया। ठीक है जी। अब देखो हम आगे चलते हैं, नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है। ठीक है। हमको बताना है द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है। देखो कभी भी रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और देखो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यार देखो ध्यान से सुनना, अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यार डेल्टा जी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको नेगेटिव लानी है, तो देखो हम कैसे आसानी से इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर यार जो डेल्टा एच है वो अगर नेगेटिव है, ठीक है, और अगर डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो देखो ये भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही आएगा। ठीक है। देखो एक बार वापस देखो, रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस करानी तो यार ये जो वैल्यू है डेल्टा जी की वो नेगेटिव होना जरूरी है। अब देखो नेगेटिव कब होगा, ठीक है, देखो अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, ठीक है, हाँ ये नेगेटिव हो गया, और डेल्टा एच पॉजिटिव हो, ठीक है, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव यानी हमेशा ये नेगेटिव ही आएगा, यानी इस रिएक्शन 100% स्पॉन्टेनियस ही होगी। ठीक है। तो देखो यार ऑप्शन 1 है
ठीक है। यहाँ देखो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, 0 से ज़्यादा पॉजिटिव है, और डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। तो देखो यार ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी यहाँ तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी एक नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। ठीक। अब देखो हम सेकेंड ऑप्शन देखें, तो डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, ठीक, और डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ठीक है, यानी डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा यहाँ, यानी रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी इस कंडीशन में। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हमेशा रिएक्शन क्या होगी, नॉन सॉरी रिएक्शन हमेशा होगी स्पॉन्टेनियस, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगी हमेशा, ठीक है। तो यार आंसर तो बी हो जाएगा। और भी हम चेक कर लेते हैं, देखो सी पे जाएं, अगर देखो सी में क्या है, डेल्टा एच है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो जो डेल्टा एच है वो भी अगर नेगेटिव हो गया तो देखो यार नेगेटिव, और देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यार देखो यार, अगर देखो यार इसकी वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा है तब तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते यार, ठीक है। देखो एक बार वापस मान लो यार, यहाँ डेल्टा एच है उसकी वैल्यू नेगेटिव है, माइनस मान लो नेगेटिव है -10, ठीक है। टेम्परेचर है उसकी वैल्यू मान लो होगी 20 मान लो, ठीक है। और डेल्टा एस है, ठीक है, इसकी वैल्यू हुआ है वो भी नेगेटिव में है, मान लो -2 होगी, तो देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो देखो यार ये क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +40 और -10, यार यानी यार 30, प्लस में 30 आ जाएगी इस कंडीशन में, तो ठीक है। डेल्टा जी है वहाँ वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, देखो नेगेटिव बेसिस होता है, जैसे वैल्यू है ये 40 की जगह अगर 4 ही आ जाए, ठीक है, तो देखो यार -10 + 4 क्या होगा, -6, तो यार क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है, -6 होगी, तो यार दोनों ही पॉसिबिलिटी है हो सकती है, ठीक है। अब देखो हम लास्ट वाला ऑप्शन देखें, तो देखो डेल्टा ये ध्यान से देखना, देखो है ना, देखो डेल्टा एच क्या हुआ है, नेगेटिव हुआ, ठीक है, और डेल्टा एच 0 हो गया, यानी -0 यानी 0, यानी बचा क्या, यही बचा, यानी नेगेटिव पार्ट ही बचा, यानी यहाँ भी क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, यानी दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी और डी, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे यार बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में कुछ बात समझ में ना आई होगी तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है AIPMT 2005 का, ठीक है। यहाँ भी बताना है कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, हमको 4 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो देखो डेल्टा जी बराबर क्या होता है जी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच -T डेल्टा एस, और देखो स्पॉन्टेनियस करनी है तो जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो हम एक एक करके देखते हैं, देखो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, जो डेल्टा एच और जो डेल्टा एस है दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और ये है डेल्टा एस वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यार ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यार यहाँ क्या है, देखो ये जो पार्ट है, हाँ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यानी यहाँ ओवरऑल ये पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब देखो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, डेल्टा एच ज़्यादा है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है वो ज़्यादा है, किसे, टी डेल्टा एस है, देखो टी डेल्टा एस तो नेगेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एच ज़्यादा है, यानी पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा है नेगेटिव पार्ट से, यानी जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी एनर्जी, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन देखे तो उसमें उल्टा है, ये जो पार्ट है टी डेल्टा इसका ये क्या है, ये ज़्यादा है, यानी नेगेटिव पार्ट ज़्यादा है पॉजिटिव पार्ट से, यानी ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और अगर ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ गई डेल्टा जी की तो क्या है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो यार आंसर तो बी हो गया। आगे भी हम देखते हैं, देखो यहाँ क्या दे रखा है, देखो डेल्टा एच भी क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा एच भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हुआ, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अब देखो लेकिन क्या है, यार दोनों ही वैल्यू बराबर है, तो देखो डेल्टा जी 0 आ जाएगा यार, दोनों ही वैल्यू बराबर होगी, तो ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखें तो देखो डेल्टा एच है पॉजिटिव और डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, वैल्यू कुछ भी हो यार दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों जुड़ेंगे, यानी डेल्टा जी है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, यानी स्पॉन्टेनियस
सॉरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी फोर्थ कंडीशन में। ठीक है, तो देखो आंसर तो आएगी हमारा बी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है नीट 2020 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नीट 2020 का, आसान सा क्वेश्चन है। देखो हमको डेल्टा एच है, इसकी वैल्यू दे रखी है 30 किलो जूल, टेम्परेचर दे रखा है 450 कैल्विन, और हमको डेल्टा एस यानी एंट्रोपी पूछी है। ठीक है, और देखो यार एक कंडीशन है कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो देखो यार फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और देखो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी है तो जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो डेल्टा एस तो है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, ये है पॉजिटिव। तो देखो यार अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी है तो ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखो यार अगर हम डेल्टा एस नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव हो गए ना, दोनों ये जो है पार्ट वो अगर पॉजिटिव हो गए तो यार डेल्टा जी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी डेल्टा एस है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तभी तो देखो यार ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव हो सकते हैं अगर ये वाला पार्ट ज़्यादा हो तो, लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो पहली बात तो क्या है, जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए इस वाले पार्ट से। क्यों, अगर देखो डेल्टा एच है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है, ये जो वैल्यू निकल के आई ये अगर 8 ही आ गई, ठीक है, नेगेटिव में आएगी, तो यार ये आंसर तो प्लस में 2 आ गया ना। तो यार अगर प्लस में 2 आ गया तो डेल्टा जी की वैल्यू प्लस होगी, यानी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यानी देखो यहाँ जो ये टी डेल्टा एस है ये ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा एच से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, टी डेल्टा ए से ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा एच से। ठीक है, अब देखो यार वैल्यू पुट करते हैं हम एक बार, है ना। देखो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है कितनी जी, 30 किलो जूल, है ना, किलो जूल है 10⁻³ आ जाएगी। ठीक है, और जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू है 450। तो देखो डेल्टा एच है, सॉरी डेल्टा एस जो है इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी लगभग लगभग 66 के आसपास, यानी डेल्टा एस की वैल्यू 66 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करानी है तो देखो ऑप्शन ए की है जहाँ 66 से ज़्यादा वैल्यू है। देखो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये होगी फर्स्ट वाला। ठीक है, देखो एक बार वापस हम समझते हैं इसको। देखो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वैल्यू हमको नेगेटिव चाहिए, ये पॉजिटिव दे रखी है, यानी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी और टी डेल्टा ए से ये ज़्यादा होगा डेल्टा एच से। ठीक है, हमने यार फिर वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू रख दी, तो डेल्टा एस है वो 66 आएगा, यानी डेल्टा एस की वैल्यू 66 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से खत्म होता है हमारा नीट 2020 का क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है नीट 2017 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है नीट 2017 का, लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है। देखो वहाँ क्या था, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है और थी और डेल्टा एच की वैल्यू पूछी थी। यार डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है और टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है, यानी डेल्टा जी है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो यार डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखो अभी ये नेगेटिव होना है तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू भी दे रखी है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव दे दी है। ठीक है, देखो यार वही बात पुरानी वाली कि ये जो वाला पार्ट है ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए नेगेटिव में, तभी तो यार ये क्या है ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, यानी डेल्टा जी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो देखो यहाँ भी क्या, जो टी डेल्टा एस है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, डेल्टा एच से। डेल्टा एच कितना दे रखा है, तो देखो डेल्टा एच है 35.5 किलो जूल। ठीक है, तो 10⁻³ आ गया। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 83.6। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है यार, ये जो वैल्यू है इससे ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, देखो यार इसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर की वैल्यू लगभग लगभग कितनी आ जाएगी, 225 किलो जूल्स। ठीक है, तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए यार वैल्यू। ठीक है, देखो यार आंसर आ जाएगा अभी। तो देखो एक बार वापस मैं बता देता हूँ,
देखो यार अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी तो ये वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा एच से। डेल्टा एच की वैल्यू हमने रख दी 35.5 किलो जूल। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 83.6। ठीक है, और टी है ये जो वैल्यू है, तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो देखो यार इसको सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर है इसको ये जो है इसकी वैल्यू है तो 425। ठीक है, तो यार 425 से ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, तो ये आ गया बी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार हम आगे चलते हैं। देखो एक और आसान क्वेश्चन एआई पेमटे 2014 का। देखो हमको यहाँ डेल्टा जी पूछा है। ठीक है, तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन डेल्टा एच की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमको दे रखी है डेल्टा यू की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल्टा एच ही निकाल लेते हैं। तो देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था। देखो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। ठीक है, एन जी आर टी। तो देखो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी है 2.1 किलो कैलोरी। ठीक है, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, देखो ये 2 है गैसियस स्टेट में, ये 0 है तो 2 माइनस 0। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कंसिडर नहीं करते हैं तो 2 हो जाएगा। देखो कैलोरी में दे रखी है यहाँ। ठीक है, वैल्यूज, तो आर की वैल्यू हमको कैलोरी में लेनी है, तो ये जो कि 2। ठीक है, और देखो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू है 300। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2.1 किलो कैलोरी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1200। किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1.2। ठीक है, तो यार 2.1 और 1.2 कितना हो जाएगा 3.3 किलो कैलोरी। अब देखो जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू तो हमारे पास आएगी कितनी जी, 3.3 किलो कैलोरी। अब कुछ भी नहीं है, तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू है 3.3 किलो कैलोरी। ठीक है, माइनस टेम्परेचर है 300, डेल्टा एस की वैल्यू है कितनी जी 20। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 6000 आ जाएगा। किलो कैलोरी मिले तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 3.3 माइनस 6, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2.7 किलो कैलोरी। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी। अब देखो यार बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन यही पे 2009 में भी आया था। यहाँ भी क्या है, डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए और टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है। तो देखो क्या होगा यहाँ भी, तो देखो यार टी डेल्टा एस है वो ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा एच से। ठीक है, तो देखो देखो यार डेल्टा एच है इसकी वैल्यू क्या है 170 किलो जूल। ठीक है, 170 किलो जूल। ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू है कितनी जी 170। तो देखो क्या आ जाएगा 1000। तो टेम्परेचर है मोर देन 1000 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक बार वापस क्या, देखो टी डेल्टा एस है, इसकी ये जो पूरा पार्ट है इस ये ज़्यादा होना चाहिए डेल्टा एस से। तो देखो डेल्टा एच कितना है 170 किलो जूल, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एस की वैल्यू है 170। तो देखो यार यहाँ आ जाएगा 1000, यानी जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू मोर देन 1000 होनी चाहिए। ठीक है, तो यार एक ही ऑप्शन है ऐसा। ठीक है, सी वाला, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यार एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सीबीएसई आईपीएमटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है जी, देखो यहाँ क्या है, डेल्टा एच और डेल्टा एस एस की वैल्यू दे रखी है और हमको टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है। और देखो यहाँ क्या है, ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे। और देखो हमने पढ़ा था, देखो इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी है वो बराबर होता है 0 के। ठीक है, हमने शुरुआत में देखा था कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो जो डेल्टा जी है 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यार डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब यार ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस के। और टेम्परेचर पूछा है और डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो देखो यार डेल्टा एच बराबर हो गया टी डेल्टा एस के। तो देखो यार डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा एच की वैल्यू है जी 30 किलो जूल यानी 10 की पावर 3। और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 105। तो देखो यार टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर लगभग लगभग आ जाएगा 285। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, डेल्टा जी जीरो जीरो दे दिया था, जिससे क्या हुआ डेल्टा एच है वो बराबर हो गया टी डेल्टा एस के। ठीक है, ये 0 हो गया तो डेल्टा एच है वो बराबर हो गया टी डेल्टा एस के। वैल्यू रख दी, वैल्यू दे रखी थी डेल्टा एच की और डेल्टा एस की, और टेम्परेचर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया एपीएमटी 2006 का। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी की,
जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। देखो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। जो रेंडमनेस है उसका मेजरमेंट है, या कह दो बिखराव है, उसको मेजर करता है। ठीक है, जैसे हम सॉलिड की बात करें, देखो सॉलिड है उसमें मॉलिक्यूल बिल्कुल पास 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 होते हैं, तो जो एंट्रोपी है वो कम होती है। लिक्विड में क्या है, मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं तो एंट्रोपी से ज़्यादा होगी, और गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, इसलिए क्या है एंट्रोपी गैस की ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो देखो एक बार वापस क्या, देखो एंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, यानी बिखराव कितना है। ठीक है, सॉलिड में बात करें तो मॉलिक्यूल पास पास है, बहुत ही कम बिखराव है, तो एंट्रोपी कम होती है। लिक्विड में एंट्रोपी ज़्यादा है थोड़ी, क्यों, क्योंकि थोड़े मॉलिक्यूल है दूर दूर है, और गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, यानी इसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे यार दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, दो अलग अलग क्या है मॉलिक्यूल है, जैसे दो हाइड्रोजन एटम है अलग अलग, अब वो पास आके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो यार पहले अलग अलग थे, यानी इसकी रेंडमनेस ज़्यादा थी, बिखराव ज़्यादा था, लेकिन ये पास पास आ गए तो क्या हुआ, इसका बिखराव कम हो गया, यानी एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, तो यार दो अगर अलग अलग एटम है वो पास आके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या यार यहाँ क्या है, एस है, यानी जो एंट्रोपी है वो क्या है, वो कम हो रही है। अगर हम उल्टा बात करें, जैसे कोई मॉलिक्यूल है H2, ये ब्रेक होके दो H में टूट रहा है, यानी क्या है एक मॉलिक्यूल था, अब इसने दो एटम बना लिए अलग अलग, तो क्या हुआ, यहाँ क्या है एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ रेंडमनेस कम थी, अब दो अलग अलग एटम हो गए, यहाँ रेंडमनेस बढ़ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आया था नीट 2019 में, हमको बताना था यार ये एंट्रोपी है वो नेगेटिव यानी कम कहाँ हो रही है। ठीक है, तो देखो यार पहला ऑप्शन देखें, एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो देखो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, यानी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। दूसरा देखें, सॉलिड है वो गैस में जा रहा है, देखो सॉलिड से गैस में जाते हैं तो क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है, तो ये भी इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, हमको बताना नेगेटिव यानी कम किस में होगी। ठीक है, अब देखो हम सी वाला देखें, दो मॉलिक्यूल थे, सॉरी दो एटम थे, ठीक है हाइड्रोजन के, इसने H2 बना लिया, यानी देखो यार यहाँ रेंडमनेस ज़्यादा थी, अब कम होगी, देखो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था ये, यानी देखो यार यहाँ एंट्रोपी है वो कम होगी, तो नेगेटिव तो इसी को हो जाएगा, यानी आंसर तो सी आ जाएगा। अब हम डी भी देखें एक बार, ठीक है, इवोपरेशन ऑफ वाटर, यानी देखो वाटर है और वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जब इसका इवोपरेशन हो रहा है तो यानी यहाँ भी क्या है एंट्रोपी बढ़ रही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और आप देखो सी क्यों हुआ, देखो दो अलग अलग एटम थे हाइड्रोजन के, ठीक है, यहाँ रेंडमनेस ज़्यादा थी, ठीक है, बिखराव ज़्यादा था, लेकिन क्या हुआ H2 बन गया है ना, एक मॉलिक्यूल बना लिया, अब क्या बिखराव कम हो गया, रेंडमनेस कम होगी, तो एंट्रोपी भी कम हो जाएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है यार AIPMT 2014 का, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। तो गैस का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, गैस का क्या है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी देखो यार पहले रेंडमनेस ज़्यादा होगी गैस की, ठीक है, मॉलिक्यूल दूर दूर है लेकिन ये अब्जॉर्ब हो गए कहीं, तो क्या रेंडमनेस कम हो गया, यानी एंट्रोपी यानी डेल्टा एस है वो कम हो गया, यानी ये डेल्टा एस है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी यहाँ। ठीक है, एक बार वापस देखो क्या यहाँ के लिख रखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, यानी देखो गैस है कि मॉलिक्यूल थे दूर दूर होंगे गैस में, अब क्या होगा इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, तो यार क्या है इनका जो रेंडमनेस है वो कम हो जाएगी, यानी जो डेल्टा एस है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, हमको बताना है स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में होगा। ठीक है, देखो एक बात तो हमको पता चली यार एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस हो रहा है, यानी जो डेल्टा एस है वो तो नेगेटिव होगा, यानी तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये तो हो नहीं सकता, यानी ए और बी में से कुछ आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यार स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना जरूरी है, तो देखो यार डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो यहाँ क्या हुआ, जो डेल्टा एस है इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है जी, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, एक सेकेंड, नेगेटिव नेगेटिव होता है पॉजिटिव, यानी ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब क्या होगा, देखो ये तो पॉजिटिव आ गई, अगर इसको ओवरऑल नेगेटिव होना है तो क्या है डेल्टा एच है उसकी वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए और बहुत ही हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यार पहला तो हो नहीं सकता, डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये देखो यार ये नेगेटिव तो फिर कभी नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए क्या है डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, इसको हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर देखो ये हाईली नेगेटिव होगा, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, तभी जगह क्या है ओवरऑल ये पूरा नेगेटिव हो पाएगा और हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगी, तो यार आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है बहुत ही आसान,
AIPMT 2005 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन टू रिजल्ट इन द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी 100% स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही कब होगी। तो देखो यार, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो क्या है, डेल्टा एच इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में। ठीक है, तो हमको क्या है, रिएक्शन हर हाल में स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, यानी ये पार्ट नेगेटिव ही आना चाहिए। अब देखो यार, डेल्टा एच है नेगेटिव हो जाए, यानी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हो, और डेल्टा एच है ये भी नेगेटिव हो, सॉरी ये अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो देखो यार, ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये भी नेगेटिव, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट भी नेगेटिव और ये वाला पार्ट भी नेगेटिव, यानी दोनों अगर नेगेटिव है तो यार जो ओवरऑल वैल्यू है जी की नेगेटिव ही आएगी हर हाल में। ठीक है, तो देखो यार, अगर देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए, यानी डेल्टा एच क्या हो जाए, नेगेटिव, और डेल्टा एच है वो पॉजिटिव हो, यानी जो डिसऑर्डर या रेंडमनेस है वो बढ़े, ठीक है, तो क्या होगा, हर हाल में जो वैल्यू है वो नेगेटिव ही आएगी। देखो यार कैसे, एक बार ऑप्शन में बताता हूँ, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, देखो ये नेगेटिव हो गया। अब देखो यार, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो यहाँ देखो साइन क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो देखो यार क्या, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी हर हाल में जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव ही आएगा। तो यार अगर इंक्रीज डिसऑर्डर यानी रेंडमनेस अगर बढ़ेगी, यानी डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव हो तो ये वाला, ये जो पार्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव, तो हर हाल में डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं। आगे एक और बहुत आसान क्वेश्चन AIPMT 2008 का। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, PCl5 है, गैसियस मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में। तो देखो पहली बात तो यार ये क्या, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, PCl5 है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी डेल्टा एच है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, एक बार वापस देखो क्या, देखो यार, जब भी हम बाहर से एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, और डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है। और जब रिएक्शन से एनर्जी निकलती है तो क्या होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो कह रहे हैं हमको बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी दे रहे हैं हम, यानी डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो दूसरी बात आप देखो, तो यहाँ रिएक्टेंट साइड एक गैसियस मॉलिक्यूल है और यहाँ दो गैसियस मॉलिक्यूल हो गए, यानी रेंडमनेस है वो बढ़ गई साहब। ठीक है, एक बार आप इसे देखो क्या, तो यहाँ क्या है, एक ही गैसियस मॉलिक्यूल है और यहाँ दो गैसियस मॉलिक्यूल है, यानी देखो गैसियस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, यानी रेंडमनेस है वो बढ़ रही है ना, यानी डेल्टा एस है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, तो देखो यार आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है जी। अब देखो यार, इसी तरह का एक क्वेश्चन है नीट 2020 का। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो कैल्शियम एटम है वो पास आके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो देखो यार, ये हम देख चुके हैं कई बार, तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा ऐसा है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यार दो अलग अलग एटम है, तब तो क्या रेंडमनेस ज़्यादा है। ठीक है, अब लेकिन यदि पास आ गए तो रेंडमनेस कम होगी। ठीक है, तो यार क्या है, डेल्टा ऐसा है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है जी, या तो आंसर सी होगा या ए होगा। ठीक है, इसमें क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव है। अब देखो डेल्टा एच की बात करें तो देखो यहाँ क्या है, दो एटम पास आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यार दो एटम पास आके जब कोई मॉलिक्यूल बनाता है तो जनरली क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, देखो अगर हमको कोई मॉलिक्यूल को ब्रेक करना हो तो क्या है, हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो देखो यहाँ तो क्या हो रहा है, दो एटम पास आ रहे हैं और एक बॉन्ड फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यानी डेल्टा एच है वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया, यानी आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब यार हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं जो एंट्रोपी है उसके दो फॉर्मूले हैं यार। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला फॉर्मूला तो क्या है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच बाई टी। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब फेज चेंज हो जाओ, यानी सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो या लिक्विड से गैस बन रहा हो। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल के वाटर बना रही है, वाटर को हम गर्म करें 100 डिग्री पे तो वेपराइज हो जाता है, यानी गैस बन जाती है। तो यार ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब फेज चेंज हो रही हो। तो देखो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी। ठीक है,
अब देखो यार, इससे रिलेटेड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था AIPMT 2011 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, लिक्विड वाटर से स्टीम बन रहा है यानी फेज चेंज हो रही है। ठीक है, और देखो डेल्टा एंथैल्पी यानी डेल्टा एच की वैल्यू है 30 किलो जूल, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कैल्विन में कन्वर्ट करें तो 300 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, एंट्रोपी पूछी है। तो देखो यार, फेज चेंज के लिए डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा एच बाई टी। ठीक है, यहाँ देखो फेज चेंज हो रहा है, वाटर से स्टीम बन रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू है 30 किलो जूल। ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू है 300। ठीक है, तो देखो यार आंसर आ जाएगा 100, इसको सॉल्व करोगे तो 100 आ जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था यार, फॉर्मूला लगाना, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा एच बाई टी। सभी की वैल्यू दे रखी थी और ये जरूर याद रखना है फॉर्मूला फेज चेंज के लिए। ठीक है, एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन AIPMT 2012 में, यहाँ क्या हो रहा है, देखो वाटर से आइस बन रही है, फेज चेंज हो रहा है, तो देखो डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच बाय टी। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू है 1.735, 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 कैल्विन, तो 273 कैल्विन डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा C 5.2। ठीक है जी, और ये याद रखना, देखो एंथैल्पी है वो किलो में दे रखी है, तो देखो इंटू 10 की पावर 3 जरूर कर देना, तभी आएगा ये आंसर। ठीक है, अब देखो यार एक और फॉर्मूला है डेल्टा एस का फॉर एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, तो देखो इसका फॉर्मूला है NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो अगर प्रेशर की वॉल्यूम की जगह प्रेशर की वैल्यू दे रखी हो, तो देखो यार यहाँ वॉल्यूम है V2/V1, एक सेकेंड, यहाँ जो V2/V1 है इसकी जगह P1/P2 हो जाएगा, इतना सा चेंज करना है। ठीक है, देखो एक बार वापस क्या, देखो डेल्टा एस के लिए फॉर्मूला है फॉर एनी सिस्टम। ठीक है, क्या NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 या P1/P2। ठीक है, प्रेशर के टर्म में क्या हो जाएगा P1/P2। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखो क्या, फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली, ये याद रखना आइसोथर्मली फ्रॉम P1 या P इनिशियल टू P फाइनल, द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। ठीक है, वो जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था आइसोथर्मली, यानी वहाँ क्या है, टेम्परेचर है वो बराबर है T1/T2 है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यार देखो टेम्परेचर बराबर हो जाएगा T1 बराबर T2 के हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू है वो पूरी जीरो हो जाएगी और ये ही बचेगी। क्या बचेगी, देखो डेल्टा एस बराबर हो जाएगा NR ln P1/P2 या V2/V1। ठीक है, तो देखो यार वहाँ क्या हुआ, क्वेश्चन में आइसोथर्मल दे रखा था, यानी T1 बराबर T2 हो जाएगा। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या है यार, ये जो वैल्यू है पूरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, केवल ये ही बच जाएगा। ठीक है, यानी डेल्टा इस बराबर हो जाएगा NR ln V2/V1 या P1/V2। ठीक है, तो यार आंसर हो जाएगा ये है ना, सेकंड वाला। ठीक है, NR ln P1/P2 हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो देखो यार आंसर B हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारा थर्मोडायनेमिक्स पे एक बेहतरीन वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने लास्ट 20 सालों के जितने भी क्वेश्चन नीट में आए हुए थे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, सबके सब हमने कर लिए हैं। ठीक है यार, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें। धन्यवाद।